Welcome to the chemistry class. Today our topic is chemical equilibrium. Topic 9.4, importance of equilibrium constant. This is grade 10 chemistry. Let's start the lesson. First of all, आज की लेसन में हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी हमने लास्ट लेसन में ये देखा था कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इस टॉपिक को देखने से पहले हमें चंद चीज़ों को देखना है कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने ये देखा था कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी कि जब भी रिएक्शन मिक्सचर में हम इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचते हैं तो हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और जो उनकी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको हम फार्मूला में पुट करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो हमारे सामने दो चीज़ें आ सकती हैं। हमें उसका फ़ायदा क्या है कि हमें डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब आगे डायरेक्शन क्या होगी, उसको हम अभी देखेंगे डिटेल में कि डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि अब अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मालूम है तो हम किसी भी टाइम पर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है अभी रिएक्शन या नहीं पहुंचा। अगर वो रिएक्शन उस वक्त तक इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा तो जो भी उसकी वैल्यू होगी हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद जो वैल्यू हमारे सामने आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इक्विलिब्रियम की, उस पर हम उसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो हमारे सामने रिएक्शन की डायरेक्शन आ जाएगी कि ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, या ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो अब इक्वल है, तो इसकी डायरेक्शन जो है दोनों तरफ इक्वल है। तो ये हम कंपैरिजन इसका कर सकते हैं जिस पर हम थोड़ी सी आगे चलकर बात करेंगे। तो डायरेक्शन का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, रिवर्स रिएक्शन की तरफ की स्पीड होगी ज़्यादा, या ये इक्विलिब्रियम पे है कि दोनों तरफ इक्वल स्पीड है। तो और दूसरी बात यहाँ ये समझ में आनी चाहिए कि हमें दो फ़ायदे होने थे। एक तो डायरेक्शन कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन है, तो ये हमें पता चल जाएगा। और दूसरी ये बात है कि एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हमें मालूम होना चाहिए। एक्सटेंट मालूम हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू से। एक्सटेंट का मतलब ये है कि कितने रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, रिएक्शन कितना आगे प्रोसीड हो चुका है। तो ये हमें इक्विलिब्रियम पर कितने रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चल जाता है। तो ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं, और यही यहाँ लिखा है कि नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको जानना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी कैन प्रिडिक्ट डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन का बता दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा या इक्विलिब्रियम पे होगा, और इस तरह एक्सटेंट के कितने रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं, सब हो गए हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज, तो प्रोडक्ट की ज़ाहिर वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कम है और रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि हमें उस वक्त भी पता चल जाएगा कि बहुत कम जो है। तो ये चीज़ें हमें, और अगर दोनों की वैल्यू कंपेरेबल है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, तो ये भी हमें इससे पता चल जाएगा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो इन बातों को देखने के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि एक बात हमें ये समझनी है जो मैंने यहाँ लिखा है कि टाइम टी का क्या मतलब है। हम किसी भी रिएक्शन के जो मिक्सचर होता है उसमें से हम किसी भी टाइम टी पर रिएक्टेंट्स और कंपोनेंट्स की, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ को, उसकी कॉन्सेंट्रेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम किसी भी टाइम टी पर ये काम करते हैं तो जो भी हमारे सामने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन आती है उसको हम उसी फार्मूला में रखते हैं जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला था, उसी के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं।
लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आती है वो रिएक्शन कोशेंट होती है। अब रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है? देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हमारे सामने, वो तो इक्विलिब्रियम पे जाकर हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, लेकिन रिएक्शन कोशेंट जो या क्यूसी हमें किसी भी टाइम टी पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो रेशो है उसको बताता है। दोबारा सुन लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें वो रेशो बताता है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट्स के साथ इक्विलिब्रियम पर जाकर, लेकिन रिएक्शन कोशेंट जो है हमें किसी भी टाइम टी पर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो को बताता है। ठीक है, फिर हम जब कंपेयर कर लेते हैं इनकी वैल्यू को तो हमें पता चल जाता है कि QC की वैल्यू और KC हमें पता है किसी ख़ास टेम्परेचर पर KC की वैल्यू क्या होती है। ये रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस जितने भी होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, उनकी मालूम है। तो हम फिर क्या करते हैं, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उस खास टेम्परेचर पर QC से कंपेयर करने के बाद फिर हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो एक्सटेंट का मैंने बता दिया कि लार्ज वैल्यू ऑफ KC का मतलब ये होगा कि तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो इसीलिए लार्ज वैल्यू है KC की। स्मॉल वैल्यू ऑफ KC का मतलब ये है कि बहुत कम जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, और अगर दोनों की वैल्यू ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो बल्कि कंपेरेबल हो तो उसका मतलब होगा कि जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे है। तो ये थोड़ी सी हमने जो बातें आपके सामने रखी हैं, इनकी रोशनी में हम आगे अब लेसन को देखते हैं। तो कंटेंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखना है। प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, जिसकी हमने बात की थी, अभी इसको देखते हैं। कंसिडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखें, ये हाइड्रोजन है, 1 मोल है इसका, 1 मोल ऑफ आयोडीन है, दोनों गैसियस स्टेट में है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब KC की वैल्यू 57 है, किसके ऊपर? 700 केल्विन के ऊपर। तो ये बात समझ में आ गई कि ये इस टेम्परेचर पर KC की जो वैल्यू है वो 57 है। अब ये रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो हमें पता है कि स्टार्ट में जो हमारे सामने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे सामने कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये रिएक्शन, जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी और प्रोडक्ट्स की बढ़ती रहेगी। तो अब किसी भी टाइम टी के ऊपर अगर हम ये देखना चाहें कि सैंपल हम ले लें उस रिएक्शन मिक्सचर में से, ठीक है, एट टाइम टी, और डिटरमिन कर लें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को, आयोडीन को और हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो हम अगर ये सपोज कर लें कि ये टाइम टी के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू, ये जो बुक में आपके लिखी है, वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आयोडीन की एट दैट टाइम टी इज इक्वल टू 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड एट दैट टाइम टी इज इक्वल टू 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे सामने इस टाइम पर, जो टाइम यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है यानी किसी भी ख़ास टाइम पर, तो हमारे सामने ये वैल्यूज़ आती हैं। अब इन वैल्यूज़ को ज़रा हमें ये पता है कि 57 KC की वैल्यू किस पर है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब किसी टाइम टी पर हम इसी टेम्परेचर के ऊपर जब वैल्यूज़ को देखते हैं तो हमें ये वैल्यू मिली। अब यही हमने जो रिएक्शन कोशेंट जो हमने कहा था, उसी के अंदर हमने जो असल में फॉर्मूला तो वही है, देखें ऊपर प्रोडक्ट्स की रेशो है, ठीक है जी, और उसकी को मोल की जो वैल्यू है उसकी हमने जो कोफिशिएंट है उसको पावर में ले लिया और वो सेम, लेकिन सिर्फ टाइम का यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है बल्कि किसी भी टाइम टी के ऊपर है, तो वो इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और अदर देन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है वो टाइम टी। तो हम ये इन टाइम टी के ऊपर इन्हीं वैल्यूज़ को उसी एक्सप्रेशन के अंदर, जहाँ प्रोडक्ट्स हम ऊपर लेते हैं और नीचे जो है एज डिनोमिनेटर हम रिएक्टेंट्स को लेते हैं, तो उसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी जैसा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के अंदर करते थे यहाँ। लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम से पहले या बाद में या इक्विलिब्रियम किसी भी टाइम टी पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम पर जाकर ये काम करें तो लाजमी बात है फिर वो KC होगा, QC नहीं होगा, और QC लेकिन किसी भी टाइम टी पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का नाम है। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे सामने 8 आ गया आंसर। अब ये 8 जो आंसर आया है ये हमारा आंसर 57 से क्या है? कम है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि हम कंपेयर KC से करेंगे QC को, QC की वैल्यू क्या आ गई 8 और KC की वैल्यू क्या है 57।
अब एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC8 इज लेस देन KC57, ज़ाहिर है कि QC जो बहुत कम है KC से, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली अगर वो इक्विलिब्रियम पे होता तो QC को भी क्या होना चाहिए था, 57 ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल वैल्यू ऑफ QC है KC से, तो इट रिक्वायर्स मोर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है इसको कंसनट्रेशन और चाहिए प्रोडक्ट की। तो अब रिएक्शन प्रोडक्ट ज़्यादा अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स कम हैं, या रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी ज़रूरत है, तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बात हमें जो है इससे पता चल रही है, QC की कम वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि अभी फॉरवर्ड रिएक्शन होना है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। तो ये हमारा पहला फ़ायदा था। और इसी के अब तीन सूरतें इसमें देखें, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ भी, कि द रिएक्शन कोएफिशिएंट QC इज़ यूजफुल बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC। अब देखें तीन सूरतें हो सकती हैं, तो QC विल बी स्मॉलर देन KC, तो इसका मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कि QC की जो वैल्यू 8 थी और KC की वैल्यू 57 थी, इट मींस QC इज स्मॉलर देन KC। तो द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, ये फर्स्ट है। तो फॉरवर्ड अगर QC की वैल्यू कम है, KC की वैल्यू ज़्यादा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम तक हम पहुँच सकें। दूसरी बात यह है कि अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है तो अब इसका रिवर्स रिएक्शन होगा, रिवर्स होगा। इसका रिवर्स का मतलब क्या है, द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में चेंज होने चाहिए और इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया ये। अब तो QC हमें ज़्यादा आंसर आया था, KC कम था, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम को वापस आना है किसकी तरफ, रिएक्टेंट्स की तरफ। तो फॉर रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होना चाहिए या होना चाहिए, डायरेक्शन समझ में आ जाएगी। और अगर QC इज इक्वल टू KC तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स, तो इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो ये तीन पॉसिबल सूरतें हैं हमारे सामने कि दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, QC इज इक्वल टू KC, तो इट मीन्स दैट इज QC इज ऑल्सो एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि वैल्यू दोनों की बराबर है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आएंगे कि इफ़ QC इज़ स्मॉलर देन KC देयर विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो हमें समझ में आ रही है रिएक्शन की वो फॉरवर्ड है, और QC इज़ लार्जर देन KC तो फिर हमें पता चल रहा है कि रिवर्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, डायरेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा रिएक्शन, और अगर दे आर बोथ इक्वल देन इट मीन्स दे आर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये तो एक बात होगी हमारे सामने कि हमें डायरेक्शन पता चलती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, हमें अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता हो तो। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम पहले भी बता चुके हैं, हाउ मच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये एक्सटेंट है। हाउ फार आ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, तो कितना आगे जा चुका है रिएक्शन जो है ये हमें पता चलता है। रिएक्शन आया कितना, यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने तक कितना रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, आया उनकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, या दोनों कंपेरेबल हैं। तो एक्सटेंट का पता चलता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोवाइड थ्री पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो थ्री पॉसिबिलिटीज़ जो हम जिसको डिस्कस कर चुके हैं वो थ्री पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। हमने कहा था या तो लार्ज वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, ज़ाहिर है कि हमारे सामने होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, या हमारे सामने स्मॉल वैल्यू होगी, या ना ज़्यादा स्मॉल होगी ना ज़्यादा लार्ज होगी। तो तीन सूरतें यहाँ, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे सामने। देखें अगर तो हमारे सामने न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि लार्ज वैल्यू का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज़ाहिर है क्योंकि न्यूमरेटर पे होते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, लार्ज वैल्यू का मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और ऑल रिएक्टेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। तो ये लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC हमें बताता है कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू द कंप्लीशन।
अगर हमारे सामने स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc आए तो उसका मतलब क्या होगा कि, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, बहुत कम हैं। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकेगा, बल्कि रिएक्टेंट्स की वैल्यू जो है वो बहुत कम है और प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट्स की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन तक नहीं जा सकेगा। और अगर ना लार्ज हो ना स्मॉल हो, बल्कि दोनों कंपेरेबल हों, तो उसका मतलब है कि ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे होगा ये रिएक्शन जो है। तो ये हमें तीन सूरतें जो हैं वो पता चलती हैं इससे। तो हमारे सामने ये एग्जांपल्स भी आ रही हैं। तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc जो है, द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गोज़ टू कंप्लीशन एट 1000 डिग्री केल्विन। अब देखें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो ये ऑक्सीडेशन होती है। किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, एक डेफिनेशन उसकी है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में नज़र आ रही है कि Kc इक्वल टू 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22। और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ज़ाहिर है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ लार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सूरत यह है कि स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है जी, हमारे सामने ये पता चल गया हमें कि प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है या अमाउंट है वो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। सच टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स नेवर गो टू कंप्लीशन। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। जैसे ये अमोनिया का रिएक्शन है, ये अमोनिया जो है वो डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। तो Kc वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 है, ये बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकेगा। ठीक है जी। और तीसरी जो एक्सटेंट का तीसरी एग्जांपल जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज, सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इनकी जो है वो ज़ाहिर है कि दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो हैं वो कंपेरेबल हैं, इनकी दोनों की कंसंट्रेशन जो है मौजूद है, एक अच्छी कंसंट्रेशन मौजूद है। जैसे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड के अंदर को हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है Kc की वो 0.211 है। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपेरेबल दोनों की कंसंट्रेशन मौजूद है, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। तो इक्विलिब्रियम पर जाने से पहले ये हमें ये बताता है कि जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन चला जाता है तो उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कितने रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और कितने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आया वो बहुत कम है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स या दोनों कंपेरेबल हैं। तो इसका मतलब होगा कि अगर तो लार्ज वैल्यू है Kc की तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और रिएक्शन तकरीबन कंप्लीशन पर चला गया है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की कम है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं और रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकेगा। और अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कंपेरेबल है, एक दूसरे के करीब करीब है, तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों मौजूद हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाकर। तो ये हमें बताता है ये, तो दोनों चीज़ें हमें पता चल गई कि प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। कि एक्सटेंट का मतलब हमने बताया कि कितने रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में चेंज होते हैं इक्विलिब्रियम पर जाकर। तो अब ये कुछ क्वेश्चन हमारे सामने टेस्ट योरसेल्फ 9.3 के हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो पहला था व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन द लिमिट अप टू विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। वी डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kc। Kc से हमें पता चलता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर जाकर कि अगर वो कम है या ज़्यादा है। दूसरा, वाई द रिवर्सल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन, ये आंसर हम लास्ट लेसन में देख चुके हैं, वहाँ से आप देख लें। और नंबर 3 क्वेश्चन है, इफ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc विल इट गो टू कंप्लीशन एंड वाई। इफ रिएक्शन हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इट मीन्स रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड reactants are negligible. It means almost all the reactants have been converted into products
एंड रिएक्शन हैज़ गॉन टू कम्प्लीशन। तो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी का मतलब यह है कि और प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो रिएक्शन कम्प्लीशन पर जा चुका है। विच टाइप्स ऑफ reactions do not go to completion? ये हमें पता है, reversible reaction do not go to completion because products react to form reactants. So both forward and reverse reactions keep moving and these reactions do not go to completion. और लास्ट क्वेश्चन था कि why the reaction mixture does not have 50% reactants and 50% products at equilibrium position. तो equilibrium का ये मतलब नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा कि 50% reactants हों और 50% products हों। At equilibrium state, only rates of forward and reverse reactions remain equal, but the reaction mixture does not contain 50% reactants and 50% products at equilibrium position. तो forward और reverse reaction का rate equilibrium पर equal होता है, ना कि reactants and products की concentration जो है वो equal होती है, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ और important question है, which generalization can be made about direction of a chemical reaction? तो generalization जो हमने अभी निकाली थी वो थी 3। If QC is smaller than KC, reaction goes from left to right I in forward direction to attain equilibrium. If QC is larger than KC, the reaction goes from right to left I in reverse direction to attain equilibrium. Or number 3 था, if QC is equal to KC, forward and reverse reaction takes place at equal rates, I equilibrium has been attained. और right uses of two atmospheric gases, nitrogen and oxygen, तो ये हमने आखिर में आपके दिया हुआ है बुक में भी। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिपेयर अमोनिया विच इज़ फर्दर यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजेशन। इसके हमने अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग अभी देखी है, इसके अंदर रिएक्शन डिस्कस हुए हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो एयर के अंदर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है इसकी, वो हमें इसमें यूज़ करते हैं और हमें अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया से हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जिस बुक के आखिरी चैप्टर में भी आप इसको स्टडी करेंगे। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज़ यूज टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ फर्दर यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ किंग ऑफ केमिकल्स। तो हम सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीजन से और उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो किंग ऑफ केमिकल्स है। तो ये हमारा आज का लेसन है। उसके आखिर में हम कॉन्सेप्ट डायग्राम को देखते हैं जो बुक के आखिरी पेज पर आपकी एक्सरसाइज से पहले बनी हुई है। केमिकल रिएक्शंस 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन और रिवर्सिबल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, रेट्स ऑफ बोथ रिएक्शंस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। केसी का हमने जनरल एक्सप्रेशन यहाँ से निकाला था और फिर लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने बताया था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एक जनरल हमने फाइंड आउट किया था। उसकी रोशनी में फिर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट किया केसी की। तो केसी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 चीज़ें प्रिडिक्ट कर रही है, आज के लेसन में पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर रही है और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि इफ QC इज स्मॉलर देन KC, रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड। If QC is larger than KC, reaction proceeds reverse, and if QC is equal to KC, reaction is at equilibrium. और extent of a reaction में हमने देखा कि very large KC वैल्यू हमें बताती है कि equilibrium पर जाकर reaction almost complete हो गया है। very small KC वैल्यू equilibrium पर जाकर हमें ये बताती है कि reaction never goes to completion, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और मॉडरेट KC वैल्यू या कंपेरेबल या स्मॉल, नीदर लार्ज नॉर स्मॉल को ही मॉडरेट कहते हैं। तो रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम। तो ये आज के कॉन्सेप्ट डायग्राम हमारा जो डील किया है, जिसमें इस चैप्टर का हमें पूरी समरी बता दी गई है। इसके साथ ही आज का हमारा लेसन इख्तिताम पज़ीर होता है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच और फिर इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।